प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का किया लोकार्पण। 3 परियोजनाओं का भी किया शिलान्यास। दौसा में सार्वजनिक सभा को किया संबोधित। कहा, भाजपा राजस्थान को विकसित भारत का बना रही है सबसे मजबूत स्तंभ। पीएम ने महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का किया उद्घाटन। कहा, स्वामी दयानंद की सुधारवादी प्राथमिकताएं आजादी के अमृतकाल का बन रही हैं साक्षी। गरीब, पिछड़ों और वंचितों की सेवा को बताया पहला यज्ञ। बेंगलुरु के येलाहंका में वायुसेना स्टेशन पर 14वें एरो इंडिया के आयोजन की तैयारी पूरी। पीएम मोदी सोमवार को करेंगे उद्घाटन। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को किया जाएगा पेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, निवेश आने से कर्नाटक को होगा फायदा। विधानसभा चुनाव वाले 3 पूर्वोत्तर राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में प्रचार ने पकड़ा जोर। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और वाम गठबंधन पर कसा तंज। मुख्यमंत्री माणिक साह के साथ रोड शो में लिया हिस्सा। कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भी प्रचार में लिया हिस्सा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश को देश की प्रगति में क्षमता और संभावनाओं वाला राज्य बताया। कहा, वैश्विक निवेशक सम्मेलन जैसे आयोजन उत्तर प्रदेश को देश में उत्तम निवेश प्रदेश के रूप में करेंगे स्थापित। इस साल के उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक सम्मेलन का हुआ समापन। भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया को भारत की तरफ से दी जा रही है युद्ध स्तर की मदद। ऑपरेशन दोस्त के तहत 23 टन से अधिक राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता और महत्वपूर्ण मेडिकल सुविधाएं सीरिया पहुंची। एनडीआरएफ की कई टीम तुर्की और सीरिया में राहत और बचाव के काम में जुटी। और महाराष्ट्र, बिहार, असम, अरुणाचल प्रदेश और झारखंड समेत 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में नए राज्यपालों की नियुक्ति। रमेश बैस महाराष्ट्र, गुलाबचंद कटारिया को असम और शिव प्रताप शुक्ला को हिमाचल प्रदेश का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया। वहीं ब्रिगेडियर रिटायर्ड बीडी मिश्रा लद्दाख के नए उपराज्यपाल बनाए गए। भारतीय महिला टीम ने T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। जेमिमा रॉड्रिग्स ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। देश में अच्छी सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है और इसी कड़ी में आज से देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के पहले चरण की शुरुआत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 लेन वाले दिल्ली मुंबई एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट खंड का लोकार्पण किया। इसके साथ ही पीएम ने 3 अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। राजस्थान दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र को उत्कृष्ट सड़क अधोसंरचना निर्माण की बड़ी सौगात दी। पीएम मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का लोकार्पण किया। 246 किलोमीटर लंबा ये खंड 12,150 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। देश भर में हो रहे अनेक विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे निर्माण के क्रम में इसे मील का पत्थर माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण से देश को कई क्षेत्रों में बहुत लाभ हो रहा है। दुनिया में ऐसे अनेक अध्ययन है जो बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगाई गई राशि जमीन पर कई गुना ज्यादा असर दिखाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाला निवेश उससे भी अधिक निवेश को आकर्षित करता है। बीते 9 वर्षों से केंद्र सरकार भी निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है। 1386 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बन जाने से
दिल्ली और मुंबई के बीच की यात्रा दूरी में 12% की कमी आएगी। इससे यात्रा का समय भी लगभग आधा ही रह जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 93 पीएम गतिशक्ति आर्थिक संकुलों, 13 बंदरगाहों, 8 प्रमुख हवाई अड्डों और 8 बहुविध लॉजिस्टिक पार्कों के लिए भी लाभकारी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 247 किलोमीटर लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की भी आधारशिला रखी। इन पर 5,940 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आएगी। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार ने बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। इस वर्ष के बजट में तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। ये 2014 की तुलना में 5 गुना अधिक है। इस निवेश का बहुत बड़ा लाभ राजस्थान को होने वाला है। यहां के गांव, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को होने वाला है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि देश में बेहतरीन विश्व स्तरीय एक्सप्रेसवे निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में काम और तेज किया जा रहा है। ये बैकवर्ड एरिया से जाने वाला और उस एरिया के लिए ग्रोथ इंजन बनने वाला हाईवे है और प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विशेष रूप से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात जो बार बार उन्होंने हमारे सामने टारगेट रूप में रखी थी, हमारा ये विश्वास है और ये उद्दिष्ट है कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 2024 समाप्त होने के पहले हम हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। विकास के मार्ग पर नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा देश एक्सप्रेसवे निर्माण के रास्ते आर्थिक विकास की गति को तेज कर रहा है। पीएम के हाथों शुभारंभ हुए एक्सप्रेसवे से आसपास के सभी क्षेत्रों की विकास दशा पर निर्णायक सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस तरह देश के आर्थिक बदलाव में इसका महत्वपूर्ण योगदान सुनिश्चित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम आधुनिकता के साथ अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। महर्षि दयानंद जी ने आगे आकर वेदों के बोध को समाज जीवन में पुनर्जीवित किया। उन्होंने समाज को दिशा दी। अपने तर्कों से ये सिद्ध किया कि खामी भारत के धर्म और परंपराओं में नहीं है, खामी है कि हम उनके वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा देने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे पीएम मोदी ने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत के साथ यज्ञ में आहुति अर्पण किया। शुभारंभ समारोह में गुरुकुल की 31 छात्राओं ने वैदिक मंत्रोच्चारण में हिस्सा लिया। इस अवसर पर पीएम ने आर्य समाज द्वारा आयोजित विभिन्न प्रस्तुतियों का भी अवलोकन किया। पीएम मोदी ने शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने वेदों के बोध से लोगों को अवगत कराया और समाज को नई दिशा दी। महर्षि दयानंद सरस्वती ने सामाजिक भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ अभियान चलाया। महर्षि जी ने सामाजिक भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ऐसी समाज में घर कर गई अनेक विकृतियां, अनेक बुराइयों के खिलाफ एक सशक्त अभियान चलाया। जिन बुराइयों का ठीकरा धर्म के ऊपर फोड़ा जाता था, स्वामी जी ने उन्हें
धर्म के ही प्रकाश से दूर किया। पीएम मोदी ने कहा कि महर्षि जी महिलाओं के सशक्तिकरण के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती ने तब उठाई जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थे। महर्षि जी ने महिलाओं के खिलाफ भेदभाव का खंडन किया, महिला शिक्षा का अभियान शुरू किया और ये बातें 150 पौने 200 साल पहले की है। आज भी कई समाज ऐसे हैं जहां बेटियों को शिक्षा और सम्मान से वंचित रहने के लिए मजबूर करते हैं। स्वामी दयानंद जी ने ये बिगुल तब फूंका था जब पश्चिमी देशों में भी महिलाओं के लिए समान अधिकार दूर की बात थी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश अपनी विरासत पर गर्व कर रहा है। देश पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि हम देश में आधुनिकता लाने के साथ ही अपनी परंपराओं को भी समृद्ध करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि आज हम देश में बिना भेदभाव नीतियों और प्रयासों को आगे बढ़ते देख रहे हैं। हर गरीब के लिए मकान, उसका सम्मान, हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा, बेहतर सुविधा, सबके लिए पोषण, सबके लिए अवसर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये मंत्र देश के लिए एक संकल्प बन गया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। उन्होंने सामाजिक असमानताओं का मुकाबला करने के लिए 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज ने सामाजिक सुधार और शिक्षा पर जोर देकर देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जब समाज में धर्म को लेकर विभिन्न मतों में लोग विभाजित थे, उस समय महर्षि दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देश बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर 14वें एयर शो के लिए पूरी तरह तैयार है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 14वें एरो इंडिया का उद्घाटन करेंगे। बेंगलुरु के येलहंका में वायुसेना स्टेशन पर इस साल के 14वें एरो इंडिया के आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। एरो इंडिया 2023 की विषय वस्तु रन वे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। आधुनिक भारत के संकल्प को दृढ़ता के साथ प्रोत्साहित करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को 14वें एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की परिकल्पना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के अनुरूप एरो इंडिया में स्वदेशी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों को दर्शाया जाएगा। इसके साथ ही विदेशी कंपनियों के साथ साझेदारी भी की जाएगी। जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा ग्रैंड, उससे कहीं ज्यादा भव्य इवेंट यहां आयोजित होने जा रहा है। इसकी भव्यता का अंदाजा आप सभी इसी इवेंट में आने वाले पार्टिसिपेंट्स की संख्या को देखकर लगा सकते हैं। जैसा कि आप सबको बतलाया गया है कि लगभग 100 फ्रेंडली कंट्रीज और 800 से अधिक एग्जिबिटर्स के साथ यह देश का अब तक का सबसे बड़ा एरो इंडिया शो है। एरो इंडिया में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर जोर देते हुए यूएवी सेक्टर, रक्षा क्षेत्र और भावी प्रौद्योगिकियों को पेश करने वाले कार्यक्रम होंगे। इनके अलावा कार्यक्रम में स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस, HTT-40, डॉर्नियर लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर को निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के जरिए स्वदेशी MSME और स्टार्टअप का एकीकरण भी संभव होगा, जो वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित है। इसके जरिए विदेशी निवेश सहित सह विकास और सह उत्पादन के लिए साझेदारी भी आमंत्रित की जाएगी। विंग्स ऑफ द फ्यूचर की थीम के साथ इंडिया पेविलियन इस इवेंट के आकर्षण का केंद्र होगा और यह पेविलियन नए भारत की सामर्थ्य, अवसरों और साथ ही साथ संभावनाओं से
दुनिया को भी परिचित कराएगा। इसमें इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्ट्स का एग्जीबिशन होगा, जिसमें एस्टैब्लिश्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस और स्टार्टअप्स अपने अपने प्रोडक्ट्स का डिमॉन्स्ट्रेशन भी करेंगे। यह पेविलियन डिफेंस एंड एरोस्पेस सेक्टर में भारत की इमर्जिंग कैपेबिलिटीज को दुनिया के सामने लाने में भी यह सहायक होगा। एरो इंडिया प्रदर्शनी में लगभग 100 विदेशी और 700 भारतीय कंपनियों सहित 800 से अधिक रक्षा कंपनियां भाग लेंगी। प्रदर्शनी में भाग लेने वाली भारतीय कंपनियों में एमएसएमई और स्टार्टअप शामिल हैं, जो देश में विशिष्ट प्रौद्योगिकियों की उन्नति, एरोस्पेस में वृद्धि और रक्षा क्षमताओं को पेश करेंगे। ब्यूरो इनपुट्स के साथ आयशा खानम और सुधीर यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनावों के लिए प्रचार जोर शोर से जारी है। चूंकि त्रिपुरा में सबसे पहले 16 फरवरी को मतदान होना है और प्रचार के लिए अब कुछ ही दिन शेष हैं, ऐसे में सबसे ज्यादा गहमा-गहमी भी यहीं देखी जा सकती है। बीजेपी की ओर से शनिवार को प्रचार की कमान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, तो रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी जनसभाओं से सूबे का सियासी पारा गर्म कर दिया। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार जारी है। सभी दलों के नेता चुनावी प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने त्रिपुरा के चांदीपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने हीरा यानी हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे का सूत्र दिया है, जिसके जरिए आने वाले सालों में त्रिपुरा का विकास किया जाएगा। अगले 5 साल त्रिपुरा को समृद्ध बनाने के 5 साल रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा को समृद्ध कराएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने हाईवे, इंटरनेट, रेलवे और एयरवे हीरा का सूत्र दिया है। इसके आधार पर हम त्रिपुरा को समृद्ध बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि त्रिपुरा को 3 आफत से बचाने की जरूरत है और उसके लिए आपको भाजपा के डबल इंजन की सरकार लानी पड़ेगी। 3 आफत त्रिपुरा पर है, कम्युनिस्ट, कांग्रेस और त्रिपुरा मोथा। ये 3 ट्रबल से बचना है तो डबल इंजन सरकार लानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी और माणिक शाह की सरकार लानी पड़ेगी। इससे पहले अमित शाह ने त्रिपुरा दौरे की शुरुआत माता त्रिपुर सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चांदीपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया। अमित शाह ने त्रिपुरा के सिपाही जाला जिले में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्टों ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर चुनाव से पहले ही हार को स्वीकार कर लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि मोथा त्रिपुरा का कल्याण नहीं कर सकता, केवल भाजपा ये काम कर सकती है। अमित शाह ने त्रिपुरा के प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र में रोड शो भी किया। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन त्रिपुरा का आम मतदाता किन मुद्दों को आधार बनाकर आपस में चर्चा कर रहा है? डीडी न्यूज की टीम ने अगरतला से विशालगढ़ के बीच लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहे मतदाताओं से ये जानने की कोशिश की। जो भी सरकार बने, एजुकेशन सिस्टम को और अच्छा करना पड़ेगा। फिर हमारे जॉब के लिए भी और कुछ करना पड़ेगा। डेवलपमेंट तो हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, अच्छा ही चल रहा है। नहीं, वुमेन्स एम्पावर सिक्योरिटी के लिए कुछ करे। हमारी जो सिक्योरिटी है और जॉब्स टॉप्स में भी जो रिजर्वेशन है, गवर्नमेंट ने बहुत कुछ किया है। हमने पैसेंजर से बात की, जो मतदाता हैं, और उन मतदाताओं ने कहा कि विकास हुआ है 5 सालों के अंदर, लेकिन विकास की गति और आगे बढ़नी चाहिए। और 5 साल काफी नहीं होता, पर्याप्त नहीं होता है किसी भी सरकार के लिए काम विकास करने का। कांग्रेस और वाम दल के नेता भी जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव के लिए उम्मीदवार कोई कोर कसर बाकी नहीं रखना चाहते हैं। अगरतला से कुमार आलोक और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। त्रिपुरा में विधानसभा की एक सीट है धनपुर, जहां पर बीजेपी, माकपा और मोथा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है।
बीजेपी इस सीट को अब तक नहीं जीत पाई है, लेकिन इस बार बीजेपी ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री प्रतिमा भौमिक को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। देखते हैं हमारे संवाददाता धीरज कुमार की ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने 1972 से अभेद रहे सीपीआईएम के किले को तोड़ने के लिए महिला शक्ति पर भरोसा जताया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री प्रतिभा भौमिक, जो त्रिपुरा राज्य की पहली केंद्रीय मंत्री बनी हैं, धनपुर के लाल दुर्ग को तोड़ने के लिए चुनावी समर में हैं। प्रतिभा भौमिक के दौर में विधानसभा क्षेत्र में स्कूल और कॉलेज का सपना साकार हुआ है। पिछले 50 साल यहाँ पे सीपीएम का ही घर रहा है और इलेक्शन में जीतते थे वो लोग, लेकिन लोगों को जो डेवलपमेंट देना चाहिए था वो किया नहीं है। लोगों को समर्थन लिया है, सीएम भी बने हैं और 2 व्यक्ति ने उसको 40 इयर्स उसमें राज किया है, 40 इयर्स। तो इस बार नहीं, 2019 में ही जो लोकसभा में मैं कैंडिडेट थी तो अभी धनपुर हम लीड में है। तो इस बार हिस्ट्री होगा, जो सीपीएम का घर था कभी, अभी मोदी जी का घर बनने वाला है। सीपीआईएम बांग्लादेश की सीमा से लगती धनपुर विधानसभा सीट कभी नहीं हारी है। 1998 से 2018 तक 4 बार के मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने 5 बार यहां से चुनाव लड़ा है। इस बार माणिक सरकार चुनावी समर में नहीं है और पार्टी ने कौशिक चंदा को मैदान में उतारा है। विश्लेषक इस बार धनपुर में लाल दुर्ग के ढहने की आहट बता रहे हैं, लेकिन कौशिक को अपनी जीत पर भरोसा है। ये स्लैब का घर है, 22 साल से ये हमारा लैब लोग का दबदबा रहा है। इस बार लैब लोग जीतेगा एवं गत बार से ज्यादा वोटे जीतेगा। टिपरा मोथा ने आदिवासी अमय नोतिया को मैदान में उतारा है। अमीय युवा चेहरा है और पिछले साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं। अमीय धनपुर में आदिवासियों की उपेक्षा को मुद्दा बनाकर मैदान में हैं। अभी जो टिपरा मोथा है, यहाँ पर टिपरा मोथा, यहाँ पर मतलब पीसफुल इलेक्शन होगा तो 100 to 100 यहाँ पर हम लोग जीतेगा। धनपुर विधानसभा में तकरीबन 50,000 मतदाता हैं। इसमें 14,000 अल्पसंख्यक और 12,000 जनजातीय वोटर हैं। विश्लेषकों की माने तो प्रतिभा भौमिक ने साल 2018 के चुनाव में माणिक सरकार के वोट शेयर को काफी कम कर दिया था। बीजेपी इस बार अल्पसंख्यक वोट में भी सेंध लगाने का दावा कर रही है। हालांकि सीपीएम और मोथा पार्टी भी चुनावी दंगल में पीछे नहीं है। कुल मिलाकर धनपुर में इस बार मुकाबला त्रिकोणीय है। धनपुर का पुराना लाल दुर्ग दरक रहा है। बीते 5 सालों में यहाँ के युवाओं ने स्कूल से लेकर कॉलेज के सपने को सच होते देखा है। हालांकि सीपीएम और कांग्रेस की गठजोड़ और मोटा पार्टी की सक्रियता ने यहाँ के माहौल को त्रिकोणीय जरूर बना दिया है। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज, धनपुर। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर मुंबई के दौरे पर हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो 2024 लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पार्टी को मजबूत करने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि वो मोदी सरकार और शिंदे फडणवीस सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएंगे। सभी कार्यकर्ताओं से मिलकर 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए संगठन को और मजबूत करना और जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, मोदी सरकार की उपलब्धियों से लेके शिंदे और फडणवीस जी की सरकार की उपलब्धियों को भी हम यहाँ पे लेके जनता तक जाएंगे। बहुत सारी कार्यक्रम नीतियां ऐसी हैं जिसका जनता को बताना बहुत आवश्यक है, उनको लाभ पहुंचाना बहुत आवश्यक है और वो कहीं ना कहीं सरकार के साथ साथ संगठन के माध्यम से भी होता है, क्योंकि केंद्र और प्रदेश में दोनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, एनडीए के गठबंधन की सरकार है। तो हमारा दायित्व भी ज्यादा बनता है कि हम जनता तक वो सब कार्यक्रम नीतियों को पहुंचाएं जिससे उनको लाभ होने वाला है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के चलते राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक दोनों देशों में मरने वालों की संख्या 29,000 के आंकड़े को पार कर गई है। वहीं दोनों देशों के लिए राहत और बचाव कार्यों के लिए भारत की ओर से ऑपरेशन दोस्त जारी है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं उड़ान भारी मात्रा में राहत सामग्री लेकर सीरिया पहुंची। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप की विनाश लीला के निशान हर रोज शहरों में दिखाई दे रहे हैं। इन क्षेत्रों में हर तरफ मौत का सन्नाटा पसरा है। तुर्की में अंटाक्या शहर में मलबे का पहाड़ नजर आ रहा है।
मलबों से हर पल लाशों के ढेर मिल रहे हैं तो इन मलबों में अपनों की जिंदगी खोजते लोग सिसकियां भरते दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य दिल को झकझोर देने वाले हैं। मृतकों के आंकड़े कहां जाकर रुकेंगे, इसका अनुमान लगा पाना मुश्किल है। फिलहाल भूकंप से हुई मौतों का आंकड़ा 29,000 को पार कर गया है। दुनिया भर से तुर्की और सीरिया के लिए मदद के हाथ बढ़े हैं। भारत भी इस मुश्किल वक्त में इन दोनों भूकंप प्रभावित देशों की मदद में जुटा है। मुसीबत की घड़ी में भारत की तरफ से ऑपरेशन दोस्त अभियान चलाया जा रहा है। भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत 7वीं उड़ान अदाना हवाई अड्डे पर पहुंची। वितरित सामग्री में ग्राउंड पर टीमों के लिए आपूर्ति के साथ मॉनिटर, ईसीजी, सिरिंज, पंप और आपदा राहत सामग्री जैसे चिकित्सा उपकरण शामिल थे। दूसरी तरफ ऑपरेशन दोस्त की 7वीं उड़ान 23 टन से अधिक राहत सामग्री के साथ सीरिया भी पहुंच गई है। इसमें जेनसेट, सोलर लैंप, स्लीपिंग मैट, तिरपाल, कंबल, आपातकालीन और महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं और आपदा राहत सामग्री शामिल हैं। दमिश्क हवाई अड्डे पर स्थानीय प्रशासन और सीरिया के पर्यावरण उपमंत्री मुताज ढोसी को राहत सामग्री सौंपी गई। भूकंप प्रभावित इलाकों में भारतीय राहत और बचाव दल खोज अभियान चलाने के साथ साथ घायलों के इलाज में भी विशेष मदद कर रहा है। एनडीआरएफ की मदद से भारतीय मेडिकल टीम ने सर्वाधिक प्रभावित इलाकों में फील्ड अस्पताल तैयार किए हैं। यहाँ बड़ी संख्या में घायलों का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में राहत सामग्री में दवाइयों के अलावा ईसीजी जैसे चिकित्सा उपकरण, मरीज की निगरानी के लिए उपकरण, एनेस्थीसिया मशीन, सिरिंज पंप, ग्लूकोमीटर और कंबल जैसी सामग्री भेजी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेश के नए प्रतिमान स्थापित किए गए। राज्य को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समिट के समापन सत्र में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रविवार को ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का समापन हो गया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सफल आयोजन के लिए राज्य के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है और इसका लाभ किसानों, गरीबों और कामगारों को मिलेगा। राष्ट्रपति ने कहा कि सप्तऋषि के नाम से केंद्रीय बजट को कई क्षेत्रों में बांटा गया है और इसका लाभ यूपी को मिलेगा। मुझे ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि केंद्रीय बजट की इन 7 प्राथमिकता से जुड़ी विषयों पर इस यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विचार विमर्श हुआ है और निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि देश के विकास के अमृत काल में उत्तर प्रदेश का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में कई क्षेत्रों में रिकॉर्ड तोड़ निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के कारण राज्य का समग्र विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश के शासन ने जो कानून व्यवस्था को बनाए रखा है, उसके चलते जो विकास यहाँ पर चौतरफा हुआ है। आज आप देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में एक नहीं अलग अलग क्षेत्रों में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये दिखाता है कि उत्तर प्रदेश का बदलती हुई तस्वीर। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज प्रदेश बीमारू राज्य से निकलकर विकास राज्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां प्रदेश में निवेश कर रही हैं। आज से 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश जो एक बीमारू राज्य के रूप में जाना जाता था, बीमारू होने का दंश झेलता था, आज उत्तर प्रदेश ने अपने पुरुषार्थ और परिश्रम से इस दंश से मुक्त होने का जो संकल्प लिया, आज उसका परिणाम है कि वैश्विक व्यापारिक समुदाय उत्तर प्रदेश के अंदर यहां की 25 सेक्टर्स की बनी हुई आकर्षक नीतियों से आकर्षित होकर के आज निवेश करने को तत्पर हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने बताया कि राज्य सरकार को 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है। योगी सरकार का लक्ष्य उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति का पहली बार काशी आगमन सोमवार को होने जा रहा है। इसको लेकर तरह तरह की तैयारियां की गई हैं। ये तैयारियां किस तरह की हैं और लोगों में उनके आगमन को लेकर कितना उत्साह है,
ये रिपोर्ट देखिए। महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहला मौका है जब वह काशी आ रही हैं। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर काशी में तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। राष्ट्रपति के लिए घाट पर आयोजित होने वाली गंगा आरती के लिए विशेष तैयारी की गई है। मंदिरों में भी दौरे को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। वाराणसी में माननीय राष्ट्रपति महोदया का 13 फरवरी का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। जब 13 तारीख में लखनऊ के उनके कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे तो लगभग 3 बजे के आसपास वे वाराणसी आएंगी और यहाँ पे उनका मुख्य रूप से पर्यटन और धार्मिक यात्रा के रूप में ही उनकी यात्रा को स्वरूप दिया गया है। वे आके मंदिरों के दर्शन करेंगी, बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर जो इतना भव्य रूप ले चुका है वे उसका निरीक्षण करेंगी और उसके बाद जो विश्व प्रसिद्ध गंगा आरती है उसका अवलोकन वे गंगा जी के तट पे बैठ के करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। सभी विभागों को अपना अपना काम मीटिंग करके मेरे द्वारा और जिलाधिकारी के द्वारा बता दिया गया है और सभी लोग इस लगातार काम कर रहे हैं ताकि विजिट हमारी सक्सेसफुल हो। हमने जो हमारी एक्स्ट्रा फोर्स की ज़रूरत होती है वो भी हमने डिमांड की थी, फोर्स भी हमें मिल गया है। काशीवासी भी राष्ट्रपति के बाबा विश्वनाथ के दरबार में प्रथम काशी आगमन पर उत्साहित हैं। अच्छा देखते हैं, बड़ी खुशी हो रही कि आ रहे हैं, धर्म की नगरी में आ रहे हैं, वाराणसी में आ रहे हैं। हम प्रयागराज से आए हुए हैं अपने माता को लेकर के दर्शन कराने के लिए अपनी धर्म पत्नी परिवार के साथ। प्रयागराज से अपने परिवार के साथ आई हूँ भोले बाबा का दर्शन करने। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारी राष्ट्रपति आ रही हैं दर्शन करने के लिए। ये धर्म की नगरी है और बहुत ही धार्मिक है, तो हम लोगों का उनका यहाँ पे स्वागत करते हैं। प्रयागराज से आई हूँ अपनी फैमिली के साथ, यहाँ पे हम लोग दर्शन करने आए हैं और यहाँ पे मतलब हमें ये जानकारी मिली है कि कल यहाँ पे राष्ट्रपति जी भी आ रही हैं, तो हम लोग को इस बात से बहुत ही ज़्यादा खुशी है। काशी तैयार है देश के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए। इसी काशी विश्वनाथ धाम में राष्ट्रपति आएंगी बाबा के दर्शन के लिए और यह एक ऐसी यात्रा है जो पूरे देश को ही नहीं पूरे विश्व को बाबा विश्वनाथ के माध्यम से संदेश देगी। एक ऐसा संदेश जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सामरिक दृष्टि से जो विकास हुआ है और आगे जो विकास होगा उसका संदेश भारत की राष्ट्रपति की यह यात्रा देगी। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, काशी विश्वनाथ धाम, वाराणसी। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में खेलों के बुनियादी ढांचे का उद्घाटन किया। केंद्रीय खेल मंत्री ने 300 बिस्तरों वाले एक छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक उन्नत कुश्ती हॉल और एक खेल चिकित्सा केंद्र का भी उद्घाटन किया। साई NCOI लखनऊ महिला कुश्ती राष्ट्रीय शिविरों का केंद्र रहा है, जहां महिला पहलवानों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस दौरान खेल मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में खेलों के आधारभूत ढांचे का तेजी से विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश में अभी 137 करोड़ रुपए के हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां पर एथलेटिक्स, रेसलिंग के इंडोर स्टेडियम जहां पर 10-15 गेम्स खेली जा सके, हॉकी के, फुटबॉल के, स्विमिंग पूल, ये सारे खेलों के उत्तर प्रदेश के अलग अलग कोनों में प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी अपनी तरफ से आधारभूत ढांचा और सुदृढ़ करने का काम किया है। आज देश के बच्चे, देश के युवा इंतजार नहीं कर सकते खेल सुविधाओं के लिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जहां 2014 में जितना बजट यूपीए की सरकार देती थी उससे 3 गुना से ज्यादा बजट इस साल खेलों के लिए कर दिया है। इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। और अगर प्रधानमंत्री जी खेलों के लिए बजट बढ़ाते हैं, कोई कारण नहीं होना चाहिए कि हमारी ओर से कोई ढील हो। पश्चिम बंगाल पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। बर्दवान के पूर्व स्थली में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि अगर बात तुलना की करें तो इस मामले में नरेंद्र मोदी ममता बनर्जी से कोसों आगे हैं। ममता के शासन में बंगाल में जंगल राज कायम हो गया है, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उसी ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है।
केवल मोदी जी देश के छात्रों, युवाओं और महिलाओं के विकास के लिए काम कर रहे हैं। जेपी नड्डा ने राज्य के पूर्वी मेदिनीपुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें स्थान से हटकर बंगाल को, ब्रिटानिया को पछाड़ के, अंग्रेजों को पछाड़ के 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई है। ऑटोमोबाइल में, गाड़ियां बनाने में भारत जापान को पछाड़कर 3रे नंबर की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बन गई। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक 13 से 15 फरवरी तक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में होने जा रही है। 3 दिन की इस बैठक में G20 देशों से आ रहे प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। इस महत्वपूर्ण बैठक के दौरान विदेशी मेहमानों को न सिर्फ मालवा के खानपान और संस्कृति से रूबरू कराया जाएगा, बल्कि इंदौर का राजवाड़ा पैलेस और धार जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू के दीदार भी करवाए जाएंगे। G20 देशों के कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधि 13 से 15 फरवरी तक देश के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में जुटेंगे। इंदौर में G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आयोजित की गई है। सोमवार को इस बैठक के पहले दिन कृषि स्टॉक हासिल करने में अपनाई जा रही प्रक्रियाओं और खाद्य सुरक्षा के लिए जलवायु आधारित स्मार्ट कृषि पर अलग अलग सत्रों में चर्चा होगी। पहले दिन केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैठक स्थल पर कृषि क्षेत्र से जुड़ी भारत की उपलब्धियों, नवाचारों और तकनीकों पर आधारित एक प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। हालांकि पहले दिन की शुरुआत में ही विदेशी मेहमानों को इंदौर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल राजवाड़ा पैलेस घुमाया जाएगा। So this is the agriculture working group meeting. The first meeting going to happen in Indore, and there are 4 other meetings have been planned in different places in the country. So this meeting will happen for 3 days. The first day there is an inauguration of exhibition and there is a side events and there are side events planned. Second day again there is an inaugural speech by Civil Aviation Minister. First day it will be done by Honorable Chief Minister of Madhya Pradesh. कृषि कार्य समूह की पहली बैठक का औपचारिक तौर पर शुभारंभ दूसरे दिन यानी मंगलवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के वीडियो संदेश से होगा। इस मौके पर केंद्रीय विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे। दूसरे दिन दोपहर बाद सभी प्रतिनिधियों को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू ले जाया जाएगा। इस दौरान डेलीगेट्स मांडू के किले का दीदार करने के साथ ही लाइट एंड साउंड शो और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से निमाड़ मालवा के इतिहास और संस्कृति से भी परिचित होंगे। काफ़ी देश हमसे मदद मांगती है कि आप अपना बेस्ट प्रैक्टिस बताइए, और अभी FAO में भी जो रिसेंट मीटिंग हुआ था मिलेट्स को लेके, तो इंडिया काफ़ी ऑफर कर सकता है दूसरे नेशंस को, चाहे वो जर्म प्लाज्म हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो, सारे फील्ड में तो बहुत स्कोप है। हमारे फार्मर्स बहुत ही मेहनती हैं और जो यहाँ ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स भी काफ़ी उससे उत्पाद अच्छा होता है, तो इंडिया सारे देश को सिखा भी सकता है और खुद सीख भी सकता है। बैठक के दौरान 3 दिनों तक मेहमानों को मोटे अनाज से बने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवानों का स्वाद भी चखाया जाएगा। मोटे अनाज से बने एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट पकवानों को 3 दिन नाश्ते के साथ दोपहर और रात के भोजन में भी परोसा जाएगा। गौरतलब है कि भारत के विशेष प्रयासों के बाद ही यूनाइटेड नेशंस ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट ईयर घोषित किया है। हमारे यहाँ मेहमान आ चुके हैं और हम उनको ब्रेकफास्ट सर्व किया है। बहुत लोग हैप्पी हैं, बहुत अच्छे लगा है उनको। हमने जैसे बाजरे का जलेबी सर्व किया है और दे हैप्पी है। हमने फीडबैक भी लिया क्योंकि अलग अलग कंट्री से लोग आए हुए हैं, तो उनसे फीडबैक लिए तो लोग बहुत खुश हुए उसके, क्योंकि मोटा अनाज एक्चुअल गाँव में ही रह गया है। तो हमने उसके ऊपर काम किया, हम उसके ट्रायल किए हैं, तब जाके अब हम बहुत एक्साइटेड हैं सर्व करने के लिए। कृषि कार्य समूह की पहली बैठक के अंतिम दिन 4 प्रमुख विषयों पर मंथन होगा। वो 4 विषय खाद्य सुरक्षा और पोषण, टिकाऊ कृषि के लिए जलवायु आधारित दृष्टिकोण, समावेशी कृषि के लिए वैल्यू चेन और खाद्य प्रणाली के अलावा कृषि परिवर्तन के लिए डिजिटलीकरण हैं। इस बैठक में भाग लेने के लिए सिर्फ G20 देशों से ही नहीं बल्कि आमंत्रित देशों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कृषि क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं के 98 डेलीगेट्स भाग लेंगे। कृषि कार्य समूह की ये पहली बैठक कहीं ना कहीं G20 देशों के नवाचारों को, विचारों को आपस में साझा करने में बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। कैमरा पर्सन प्रद्युम्न दुबे के साथ आदित्य श्रीवास्तव, DD न्यूज, इंदौर। साउथ अफ्रीका में खेले जा रहे महिला T20 वर्ल्ड कप के अपने पहले ही मैच में भारत ने पाकिस्तान पर शानदार जीत दर्ज की। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तानी महिलाओं ने 149 रन बनाए थे,
जिसके जवाब में हरमनप्रीत कौर की टीम ने 1 ओवर पहले 7 विकेट से ये लक्ष्य हासिल कर लिया। तीसरे नंबर पर उतरी जेमिमा रॉड्रिग्स ने 38 गेंदों में 53 रन की नाबाद पारी खेली। ऋचा घोष ने 20 गेंद में धुआंधार 31 रन बनाए। जेमिमा ने 19वें ओवर में फातिमा सना को 3 चौके लगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।